नमस्कार। अभी तक हम लोगों ने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज्ड पार्टिकल पर कैसा फोर्स लगता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, क्यों लगेगा, क्या मैकेनिज्म होगा उसके लगने का। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग लूप या कॉइल प्लेस्ड हो तो उस पर फोर्स या टॉर्क कितने लगेंगे। उसी तरह से कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से 90 डिग्री पर सर्टेन स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो प्रोजेक्ट किए जाने के बाद वो कैसे पाथ में मोशन करेगा, उसका मोशन कैसा होगा। अगर एक्यूट एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए तब उसका मोशन कैसा होगा। इन बातों का डिस्कशन हम लोगों ने पीछे के लेक्चर्स में किया है। आज हम लोग किसी इलेक्ट्रिक करंट के कारण उसके चारों ओर के स्पेस में प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, कितना होता है, उसको कैसे निकालेंगे, इनकी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो जैसा कि पीछे के लेक्चर से हम लोग बात करते रहे हैं कि अ करंट एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। कोई भी इलेक्ट्रिक करंट अपने चारों ओर के स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे ये एक इलेक्ट्रिक करंट है तो अगर ये कोई कंडक्टिंग वायर है और इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है ऐसे नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में, सपोज कीजिए 3 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो इसमें फ्लो करने वाले करंट की वजह से इसके चारों ओर के स्पेस के हर पोजीशन पर यहाँ 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 सब जगह कुछ न कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और इस करंट कैरिंग वायर के चारों ओर प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। अगर हम लोग मान लें कि ये लॉन्ग वायर है, ये लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर कहने का मतलब कि इस करंट कैरिंग वायर से जितने डिस्टेंस पर का मैग्नेटिक फील्ड हम जानना चाह रहे हैं उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इस करंट कैरिंग वायर की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा कोई लॉन्ग वायर है, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे होंगे, ये जानने का एक तरीका है कि आप इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को रख लीजिए और बाकी के फिंगर्स को इसके अराउंड कर्ल कीजिए, ऐसे इस वायर के चारों तरफ ऐसे कर्ल कीजिए। तो कर्ल करने पर जिस तरह का सर्कल्स बनेगा वैसा ही इसके द्वारा प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होगा इसके चारों ओर। और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी गिवन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है। तो अगर इसके चारों ओर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जैसे हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, यहाँ पर इधर होगा, यहाँ पर इधर होगा, यहाँ पर इधर होगा, इस तरीके का। तो किसी करंट के द्वारा उसके चारों ओर के स्पेस में प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक तरीका होता है, एक लॉ है जिसको हम लोग एम्पियर्स लॉ कहते हैं। एम्पियर्स लॉ, इसका स्टेटमेंट क्या है ये पहले हम लोग समझ लें। एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि मान लीजिए कि कोई एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है और इस लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के चारों तरफ के स्पेस में अलग अलग पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड कितना कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये सारी चीजें हम जानना चाहते हैं। तो एम्पियर्स लॉ कहता है कि लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के कारण किसी पॉइंट पर
मैग्नेटिक फील्ड जानने के लिए आप उस वायर के चारों तरफ एक क्लोज्ड लूप इमेजिन कर लीजिए, एक ऐसा क्लोज्ड लूप जो उस पॉइंट से होकर गुजरे जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और इस वायर के वजह से उस क्लोज लूप के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल अलोंग एनी क्लोज्ड पाथ वो इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड पाथ और क्लोज्ड लूप। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड along a closed path or loop is equal to mu naught times the current enclosed by the closed path or the loop, by the closed path or the loop। यहां पर एक चीज मैं शुरू में ही बता देना चाहूंगा, जैसे गॉस लॉ पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि गॉस लॉ अप्लाई करके किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नज़दीक के किसी पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में गॉस लॉ लगाना एडवाइजेबल तब होता है जब जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट के अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्री हो। उस पॉइंट के हर तरफ, इधर चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर, उस पॉइंट के अराउंड, उस पॉइंट के हर तरफ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक ही जैसा हो, सिमेट्रिकल हो, तभी गॉस लॉ लगाना एडवाइजेबल होता है, अदरवाइज नहीं। तो वैसा क्यों? क्योंकि गॉस लॉ लगा करके फील्ड निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक क्लोज्ड सरफेस इमेजिन करना पड़ता है, और उस क्लोज्ड सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलते हैं। उस क्लोज्ड सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स पहले कैलकुलेट करना पड़ता है, और तब हम लोग फाइनली गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स निकालने में सहूलियत तभी होती है जब जो गॉसियन सरफेस लें उसके सरफेस पर का हर पॉइंट गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ही जैसा हो, सो दैट कि ये आर्गुमेंट किया जा सके कि गॉसियन सरफेस के सरफेस पर के हर पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। और ऐसा करने से हम लोग बहुत सारा एप्लीकेशन गॉस लॉ का कर करके दिखाए थे आपको। आप देखते थे कि ई डॉट डी एस करने में ई इंटीग्रल ऑपरेटर के बाहर चला जाता था, क्योंकि गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होता था। ऐसा ही सरफेस लेते ही थे, गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटिव गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट एक जैसे आइडेंटिकल पॉइंट्स होते थे, और हर पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम एज्यूम कर लिया जाता था। ऐसा करने से ई इंटीग्रल साइन के बाहर चला जाता था और फ्लक्स निकालना एक आसान काम हो जाता था। और वैसे सिचुएशंस में गॉस लॉ लगा करके फील्ड को कैलकुलेट करना एक बिल्कुल आसान मामला होता था। यहाँ भी चूंकि हमें लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेना है, तो हम वैसे ही सिचुएशंस में
वैसे ही केसेस में एम्पियर्स लॉ लगाना प्रीफर करेंगे, जहां पर गिवन करंट के कारण जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट के रिलेटिव करंट डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्री हो। और हम लोग एक जो क्लोज्ड लूप इमेजिन करेंगे, उस करंट के चारों तरफ ऐसा क्लोज्ड लूप जो उस पॉइंट से होकर गुजरे जिस पॉइंट पर हमें उस गिवन करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो ऐसा लूप लेंगे, एक ऐसा क्लोज पाथ इमेजिन करेंगे अराउंड दैट करंट कि उस क्लोज पाथ पर का हर पॉइंट गिवन करंट के लिए एक जैसा हो, आइडेंटिकल हो, सो दैट कि गॉस लॉ के ही तरह यहां भी ये प्रिज्यूम किया जा सके कि उस क्लोज पाथ के हर पॉइंट पर गिवन करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और वैसा करने से लाइन इंटीग्रल आसानी से हम निकाल लेंगे, और इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप कर करके, और हम लोग गिवन पॉइंट पर गिवन करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे सपोज कीजिए एक लॉन्ग वायर है और इस लॉन्ग वायर में करंट फ्लो कर रहा है ऐसा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसके वजह से यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब इस लॉन्ग वायर के चारों तरफ एक सर्कल इमेजिन करेंगे, एक सर्कुलर क्लोज पाथ, एक सर्कुलर लूप ऐसा इमेजिन करेंगे, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर इस वायर पर लाई करे और उसका रेडियस इस वायर से उस पॉइंट के डिस्टेंस के बराबर हो। तो ये वाला पॉइंट इस वायर से r डिस्टेंस पर होगा, और इस पॉइंट के दोनों तरफ जिस तरह का करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, उस सर्कल के हर पॉइंट के रिलेटिव करंट एक ही तरह का होगा, एक ही जैसा होगा। तो वो जो क्लोज पाथ सर्कुलर लेंगे, ऐसा सर्कुलर क्लोज पाथ जिसका सेंटर इस वायर पर लाई करेगा, उसके सरकमफेरेंस पर के हर पॉइंट के रिलेटिव ये करंट बिल्कुल एक ही जैसा होगा। तो इस करंट के कारण जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होगा उतना ही उसके सरकमफेरेंस के हर पॉइंट पर होगा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हर जगह टेंजेंशियल होगा। क्योंकि इसके चारों तरफ फील्ड लाइंस ऐसे होंगे तो डायरेक्शन हर जगह टेंजेंशियल होगा। अब फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है और डायरेक्शन टेंजेंशियल है, तो क्या होगा, अगर कहीं से भी छोटा सा लेंथ dl ले ले तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए उसका मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का b, और मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियली डायरेक्टेड है तो dl भी टेंजेंशियली डायरेक्टेड होगा। तो b डॉट dl हो जाएगा सिंपली b dl cos 0 डिग्री, b dl, और उसको इंटीग्रेट कर देना है पूरे क्लोज लूप के ऊपर में। तो इंटीग्रल b dl ओवर इंटायर क्लोज्ड लूप, तो b चला जाएगा इंटीग्रल ऑपरेटर के बाहर बिकॉज इट इज एवरीवेयर सेम, तो इंटीग्रल dl विल बी 2 पाई r, तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। और वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। अब जैसे ये लूप है तो ये अपने अंदर इस पूरे करंट को बंद किया हुआ है, इस पूरे करंट को इनक्लोज किया हुआ है। तो अगर ये करंट I है, मान लीजिए 3 एम्पियर का करंट है, तो म्यू नॉट टाइम्स 3 एम्पियर इसके बराबर हो जाएगा इंटीग्रल b डॉट dl along दैट क्लोज्ड लूप ओवर ए राउंड ट्रिप। और अगर दो वायर्स हैं, एक वायर में करंट इधर से इधर जा रहा है 3 एम्पियर, दूसरे वायर में करंट इधर से इधर आ रहा है 1 एम्पियर, तो इन दोनों के चारों तरफ एक सर्कुलर लूप इमेजिन कर लेंगे, तो करंट इनक्लोज हो जाएगा 3 - 1 2 एम्पियर। तो करंट इनक्लोज कहने का मतलब है कि वो जो क्लोज लूप इसके चारों तरफ इमेजिन किए हैं उसके द्वारा इनक्लोज्ड एरिया को भेद करके कितना करंट निकल रहा है, वो क्लोज लूप अपने अंदर कितना करंट लिया हुआ है, वो क्लोज लूप अपने अंदर टोटल कितना करंट इनक्लोज किया हुआ है, ये हो गया करंट इनक्लोज्ड का मतलब। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये कोई लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है कैरिंग अ करंट I,
और इसे r डिस्टेंस पर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस r के कंपैरिजन में इसकी लंबाई काफी ज्यादा है। तो इस वायर के चारों तरफ r रेडियस का एक सर्कल इमेजिन कर लेते हैं, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर इस वायर पर लाई करता है। और सपोज कीजिए कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है B, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी टेंजेंशियल टू दिस लूप। तो इंटीग्रल B डॉट dl हम लोग निकालेंगे ओवर इंटायर क्लोज लूप ओवर ए राउंड ट्रिप, और ये किसके बराबर होगा, म्यू नॉट टाइम्स I एनक्लोज्ड, उस क्लोज लूप के द्वारा जितना करंट इनक्लोज किया जा रहा है उसके बराबर होगा। ये स्टेटमेंट है एम्पियर्स सर्किटल लॉ का। इसका पूरा नाम है एम्पियर्स सर्किटल लॉ, लेकिन इसको शॉर्ट में हम लोग एम्पियर्स लॉ भी कहते हैं। और इसी का कंसेक्वेंस है कि अगर एक लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब, इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब सिंपली लॉन्ग लिखें या इनफाइनाइटली लॉन्ग बोलें, दोनों का मतलब एक ही है कि इस वायर से जितने डिस्टेंस पर के पॉइंट पर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसकी लंबाई काफी ज्यादा है। तो एक लॉन्ग करंट कैरिंग अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I से r डिस्टेंस पर स्थित पॉइंट पर उस लॉन्ग करंट कैरिंग अ स्ट्रेट वायर के कारण, वायर के कारण कहना ठीक नहीं है, उस करंट के कारण, जो उस लॉन्ग वायर में करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट के कारण प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये अगर हमें निकालने को कहा जाए, देन हाउ कैन वी डू इट। तो मैग्नेटिक फील्ड at a point near a long current carrying a straight wire carrying current I at a distance of R from the wire। सेम यही सिचुएशन है। तो एक लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है कैरिंग करंट I, और इससे r डिस्टेंस पर स्थित पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के चारों तरफ एक सर्कुलर लूप इमेजिन करते हैं, ऐसा सर्कुलर लूप जिसका सेंटर उस लॉन्ग करंट कैरिंग वायर पर लाई करता है और जिसका रेडियस r है, उतना ही जितने डिस्टेंस पर के पॉइंट पर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सो दैट कि वो सर्कुलर लूप उस पॉइंट से होकर के गुजरे जिस पॉइंट पर का मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। तो ऐसा एक हम लोग क्लोज लूप इमेजिन कर लेते हैं इस पॉइंट से गुजरने वाला, और गिवन करंट के लिए इस वायर के चारों तरफ इमेजिन किए गए इस क्लोज्ड सर्कुलर लूप के सरकमफेरेंस पर के सारे पॉइंट बिल्कुल एक जैसे हैं। तो हर पॉइंट पर इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, और हर पॉइंट पर फील्ड उस सर्कल पर टेंजेंशियली डायरेक्टेड होगी। तो यहाँ पर फील्ड इधर होगा, यहाँ इधर होगा, यहाँ इधर होगा। तो इस क्लोज लूप के साथ इस करंट के द्वारा इसके चारों तरफ प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालिए कैसा होगा। तो वो हो जाएगा इंटीग्रल
बी डॉट डी एल ओवर अ क्लोज्ड लूप और ओवर ए राउंड ट्रिप इज इक्वल टू व्हाट? जिधर बी उधर डीएल, डीएल भी टेंजेंशियल, बी भी टेंजेंशियल, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल बी डी एल ओवर अ क्लोज्ड लूप, तो ये हो जाएगा बी इंटीग्रल डी एल ओवर अ क्लोज्ड लूप, तो ये हो जाएगा बी इंटू 2πr। और अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, ये जो लाइन इंटीग्रल आ गया मैग्नेटिक फील्ड का एलोंग अ क्लोज्ड पाथ b इंटू 2πr, ये किसके बराबर होगा? म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड पाथ। तो ये वाला क्लोज्ड पाथ अपने अंदर कितना करंट इनक्लोज कर रहा है? आई, टोटल करंट को ही अपने अंदर वो इनक्लोज किया हुआ है, सो म्यू नॉट टाइम्स आई, तो बी हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2πr, म्यू नॉट आई बाई 2πr। ये लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के नजदीक, वायर से r डिस्टेंस पर स्थित पॉइंट पर उस करंट के कारण, जो इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट के कारण प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, और वो कितना होगा? म्यू नॉट आई बाई 2πr। इसी सिचुएशन का थोड़ा सा वेरिएशन हम लोग ले सकते हैं, जो कि मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में, नीट के एग्ज़ाम में सेम इसी सवाल को थोड़ा इंटेलिजेंटली फ्रेम करके वो लोग पूछ सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो आप देखिए। सपोज कीजिए कि जो लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर आपने लिया है वो थोड़ा थिक वायर है। थिक वायर है मतलब उसको एप्रेसिएबली लार्जर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो बिल्कुल थिन वायर नहीं है। इट हैज एन एप्रेसिएबल क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है वायर को, और क्रॉस सेक्शन का कुछ अपना वेल डिफाइंड मेजरेबल रेडियस है। सपोज कीजिए कैपिटल आर के बराबर उसका रेडियस है, मेजरेबल रेडियस है। तो टोटल करंट आई जो फ्लो कर रहा है, ऐसा थिक वायर है, उसका अपना एक क्रॉस सेक्शन है, अच्छा खासा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और इसमें टोटल करंट जो आई फ्लो कर रहा है इसके पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया से इक्वल अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, और लॉन्ग वायर है। तो मान लीजिए इस तरह का लॉन्ग वायर है, द वायर इज वेरी लॉन्ग, और इसका नीचे तक है, ये बीच में हमने उसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया है, जस्ट आपको महसूस करने के लिए। इसके क्रॉस सेक्शन का रेडियस है r, और जो टोटल करंट I फ्लो कर रहा है वायर में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर में। और ये है इसका एक्सिस, बीच वाला जो लाइन है, दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस थिक स्ट्रेट वायर। तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है πr²। तो इतना एरिया में कितना करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है? I। तो यूनिट एरिया में कितना करंट होगा? I/πr²। इतना करंट हर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्रॉस कर रहा होगा। अब इसमें आप
तीन रीजन्स बना सकते हैं। कैसा कैसा? इसके एक्सिस से r डिस्टेंस पर का मैग्नेटिक फील्ड जो इस वायर के अंदर ही लाई करे, मतलब इस वायर के रेडियस से कम हो ये स्मॉल r, तो ये पॉइंट वायर के अंदर लाई करेगा एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस पर। तो ऐसे पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? और इस वायर के बाहर के पॉइंट पर जहां की r इस कैपिटल R से ज्यादा है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो पहले हम लोग अंदर वाले पॉइंट पर निकालते हैं। तो यहां पर का वो जो थिक वायर है, उसके अंदर के किसी पॉइंट पर उसके एक्सिस से r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर, वेयर स्मॉल r इज स्मॉलर देन कैपिटल R, यहां पर का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए वायर के अंदर कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं क्लोज्ड पाथ, एक क्लोज्ड लूप सर्कुलर, जिसका सेंटर उस थिक वायर के एक्सिस पर लाई करेगा और उसका रेडियस r होगा, सो दैट कि वो क्लोज्ड लूप उस पॉइंट से गुजरे जिस पॉइंट पर का मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। तो r रेडियस का एक क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड सर्कुलर लूप इमेजिन कर लेते हैं, और इस लूप के सरकमफेरेंस पर का हर पॉइंट गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, एक जैसा होगा। और हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इसके सरकमफेरेंस पर के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा और हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियली डायरेक्टेड होगी। तो इसके साथ आप इंटीग्रल B डॉट dl निकालें, इंटीग्रल B डॉट dl ओवर क्लोज्ड पाथ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल B dl, और B का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है तो वो कांस्टेंट की तरह हो जाएगा उस सर्कुलर लूप के हर पॉइंट के लिए, तो वो इंटीग्रल ऑपरेटर के बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रल dl ओवर इंटायर लूप, तो ये B टाइम्स 2 पाई r हो जाएगा। और अब हमें एम्पियर्स लॉ लगाना है। अब एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि इस वाले क्लोज लूप के साथ, क्लोज लूप के एलोंग लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द इंटायर लूप, वो इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। तो टोटल पाई कैपिटल R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर एरिया से I करंट क्रॉस कर रहा है। तो ये जो सर्कल हमने इमेजिन किया है, उतने वो अपने अंदर जितना एरिया इनक्लोज कर रहा है, उतने एरिया से कितना करंट क्रॉस कर रहा होगा, इसके एरिया से कितना करंट क्रॉस कर रहा होगा, करंट इनक्लोज क्या होगा वो निकालना चाहते हैं। तो ये अपने अंदर कितना एरिया इनक्लोज कर रहा है, पाई R स्क्वायर। तो इतना एरिया में कितना करंट इनक्लोज होगा, तो यूनिट एरिया में इतना, तो इतना एरिया में कितना, I अपॉन पाई R स्क्वायर इंटू पाई R स्क्वायर। तो करंट इनक्लोज्ड को हम लोग लिख सकते हैं, इस वाले केस में करंट इनक्लोज्ड को हम लोग लिख सकते हैं कितना, I अपॉन R स्क्वायर टाइम्स R स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ क्या हो जाएगा, इंटीग्रल B डॉट dl मतलब B टाइम्स 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। करंट इनक्लोज्ड मतलब I अपॉन R स्क्वायर टाइम्स R स्क्वायर। तो B कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई R स्क्वायर इंटू R, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वायर के अंदर के पॉइंट पर का मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस से उस पॉइंट के डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और एक्सिस पर का मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, बिकॉज एक्सिस पर के लिए R इज इक्वल टू 0। तो एट R इज इक्वल टू 0 मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0, एंड फॉर all
अदर पॉइंट्स B इज, चूंकि ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं, B इज प्रोपोर्शनल टू R प्रोवाइडेड R इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू कैपिटल R। तो सारे के सारे इंटरनल पॉइंट्स पर का मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस से उस पॉइंट के डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो एक्सिस के पॉइंट पर का मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा और एक्सिस से सरफेस तक R के बढ़ने के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा लीनियरली और सरफेस पर मैक्सिमम होगा। और सरफेस के बाहर क्या होगा? तो अब यहां से गुजरने वाला एक क्लोज लूप इमेजिन कर लीजिए और फिर वैसे ही काम करेंगे। फर्क क्या पड़ेगा? अगर ये R मतलब इसके साथ इंटीग्रल B डॉट dl ओवर दिस इंटायर क्लोज लूप लेंगे तो वही चीज आ जाएगा, B इंटू 2 पाई R, लेकिन इस केस में R ग्रेटर देन इक्वल टू R होगा और ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। लेकिन अब ये तो पूरे के पूरे करंट को अपने अंदर इनक्लोज कर ले रहा है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स I। तो यहां से आप B एट R ग्रेटर देन इक्वल टू R को लिख सकते हैं म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। तो एक्सटर्नल पॉइंट पर, वायर के बाहर के पॉइंट पर तो नेचर वही रह जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर हम लोग एक एक्सिस पर, एक्सिस वायर के एक्सिस के लॉन्ग एक एक्सिस ले लें, इस एक्सिस पर एक्सिस से डिस्टेंस दिखाएं और इस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ R दिखाएं, तो R इज इक्वल टू 0 पर का फील्ड 0 और यहां से एक्सिस तक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये R वाला पॉइंट है और उसके बाहर का फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये फील्ड के वेरिएशन का ग्राफ हो जाएगा एक थिक वायर के इंटरनल और एक्सटर्नल पॉइंट पर। इसी तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल हम और भी जगहों पर कर सकते हैं। ये जो आइडिया है एक अपने आप में मैथमेटिकल आइडिया है, एम्पियर सर्किटल लॉ, इसको यूज करके और दूसरी जगहों पर भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। कहां कहां पर कर सकते हैं आप देखें। एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड के एक्सिस पर के किसी पॉइंट पर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो हम लोग निकालना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। लॉन्ग सोलेनॉइड के एक्सिस पर के पॉइंट पर का मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड किसे कहते हैं? तो सोलेनॉइड जो होता है वो स्प्रिंग के तरह का स्ट्रक्चर है, स्प्रिंग के तरह का स्ट्रक्चर है, स्प्रिंग के तरह की ज्योमेट्री है। फर्क इतना ही है कि स्प्रिंग के जो 2 कंसेक्यूटिव टर्न्स होंगे वो एकदम क्लोज रहेंगे, ऑलमोस्ट टचिंग वन अनदर, लेकिन वो कोई इंसुलेटिंग मीडियम से अलग होगा सो दैट कि एक टर्न के करंट से दूसरे टर्न के करंट को कोई फर्क न पड़े, बट दे विल बी वेरी क्लोज टू वन अनदर, ऑलमोस्ट टचिंग वन अनदर। इतना क्लोज सर्कुलर टर्न्स को मिला करके स्प्रिंग के तरह की जो ज्योमेट्री बनेगी, दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड कहने का क्या मतलब हुआ? लॉन्ग सोलेनॉइड कहने का मतलब हुआ कि हर टर्न का जो अपना रेडियस होगा उसको सोलेनॉइड का रेडियस बोलेंगे। उस रेडियस की तुलना में, उस रेडियस के कंपैरिजन में सोलेनॉइड की लंबाई काफी ज्यादा होगी। और अगर एक लॉन्ग सोलेनॉइड में, ऐसे लॉन्ग सोलेनॉइड में जिसके पर यूनिट लेंथ में स्मॉल n टर्न्स हैं, उसमें अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो हर टर्न में I करंट फ्लो करेगा, I, फिर वो वही करंट दूसरे टर्न में जाएगा, फिर वही तीसरे में जाएगा, चौथे में जाएगा, हर टर्न में I करंट फ्लो कर रहा है।
अगर ऐसा है तो इस तरह के लॉन्ग सोलेनॉइड के एक्सिस पर के किसी पॉइंट पर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड carrying current I। तो इस तरह का एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, ऐसा, और इसके एक्सिस के पॉइंट पर का मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, और स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। और मान लीजिए सोलेनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है I। तो अगर लॉन्ग सोलेनॉइड है और इसके एक्सिस के लॉन्ग कोई भी छोटा सा लेंथ कंसीडर करें, तो कोई पॉइंट यहां लें, यहां लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। हर पॉइंट के दोनों तरफ लॉन्ग करंट कैरिंग लूप्स हैं, क्लोजली प्लेस्ड टू वन अनदर। तो हर पॉइंट बिल्कुल एक जैसा पॉइंट होगा, और हम यहां पर लॉजिकली सोच सकते हैं कि एक्सिस के हर पॉइंट पर के मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल सेम होना चाहिए, उसके मैग्नीट्यूड को, बिकॉज ऑल दी पॉइंट्स लुक टू बी आइडेंटिकल। तो हम लोग करते क्या हैं कि इसके एक्सिस के अलोंग एक छोटा सा लेंथ हम लोग कंसीडर करते हैं L, पॉइंट A से B के बीच L लेंथ कंसीडर करते हैं, और हम लोग इस तरह का एक रेक्टेंगल बना देते हैं। इस तरह का एक रेक्टेंगल इमेजिन कर लेते हैं, और इस रेक्टेंगल के अलोंग ये क्लोज लूप हो गया, क्लोज पाथ हो गया। इस रेक्टेंगल के अलोंग A से B तक जाते हैं, फिर B से C तक जाते हैं, फिर C से D तक जाते हैं, और D से A तक आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग B बोलेंगे, इसलिए इसका नाम हम लोग B से बदल के P कर देते हैं। A से P तक जाते हैं, P से C तक जाते हैं, C से D तक जाते हैं, D से A तक आते हैं, ऐसे। तो इस क्लोज पाथ के लॉन्ग इंटीग्रल B डॉट dl निकालते हैं, एंड दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। तो बहुत आसान है और इंटरेस्टिंग है इस बात को सोचना। आप ऐसे सोचिए कि मैंने ये कहा था कि कोई भी अगर सर्कुलर करंट है, या हम लोग अभी आगे इसकी बात और करेंगे कि अगर सर्कल में कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो कोई भी सर्कुलर करंट सर्टेन मैग्नेटिक मोमेंट के एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। इसके आगे के डिस्कशन में हम लोग बताएंगे, और वो बात अगर अभी नहीं भी जानते हैं तो कोई फर्क नहीं है। आप ऐसे सोचिए कि ये जो अपना सर्कुलर करंट है, तो करंट, सर्कुलर करंट के अलोंग राइट हैंड के इन चारों फिंगर्स को आप कर्ल करिए ऐसे, और थंब को उसके एक्सिस के अलोंग रखिए। तो कोई भी सर्कुलर करंट इस तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ऐसा अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर होगा, तो सर्कुलर करंट को एक स्मॉल मैग्नेट के इक्विवेलेंट मान लें, ऐसे मैग्नेट के इक्विवेलेंट जो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है।
तो उसका साउथ पोल इधर होगा, नॉर्थ पोल इधर होगा। तो हम लोग यूजुअली ऐसा बोलते हैं ना कि नॉर्थ पोल से ऐसे बाहर निकलता है लाइंस ऑफ फोर्सेस, और साउथ पोल से मैग्नेट के अंदर जाता है और फिर अपने आप को ज्वाइन कर लेता है, बिकॉज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्लोज्ड कर्व। तो दो अगल बगल वाले टर्न को आप इमेजिन कीजिए। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जाएगा और ऐसे इसमें एंटर करेगा। अब बगल वाले का फिर ऐसे निकलेगा और ऐसे एंटर करेगा। तो जस्ट बाहर वाले पॉइंट पर इसका ऐसा आ रहा है और इसका उल्टा जा रहा है, तो दोनों ऐड करके 0 हो जाएंगे। तो अगर बहुत कम रेडियस का लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब कि उसका रेडियस बहुत कम है, लंबाई काफी ज्यादा है, तो ऐसे सोलेनॉइड में हर अगल बगल वाले दो लूप्स के मैग्नेटिक फील्ड्स अपने जस्ट बाहर के पॉइंट पर लगभग एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, और जो भी फील्ड होता है वो उसके अंदर में होगा, और रेडियस बहुत कम है तो ऑलमोस्ट हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि द फील्ड इज अलोंग द एक्सिस। तो अंदर के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड होगी अलोंग द एक्सिस, इधर से इधर, ए से बी की तरफ, ए से पी की तरफ। और आप जाएंगे बी डॉट डी एल अगर निकालेंगे इसके क्रॉस, तो क्या हो जाएगा, बी भी इधर से इधर, और आप जा भी रहे हैं उधर से उधर, तो बी डॉट डी एल आप निकालिए, इंटीग्रल बी डॉट डी एल कहां से कहां तक, ए से पी तक, प्लस क्लोज पाथ में निकालना है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल कहां से कहां तक, पी से सी तक, प्लस इंटीग्रल बी डॉट डी एल कहां से कहां तक, सी से डी तक, प्लस इंटीग्रल बी डॉट डी एल कहां से कहां तक, डी से ए तक। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल बी डॉट डी एल अलोंग क्लोज्ड पाथ, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इस वाले केस में ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये जो आपका इंटीग्रल बी डॉट डी एल है फ्रॉम ए टू पी, तो जिधर बी है उधर ही डी एल है, तो ये हो जाएगा बी डी एल फ्रॉम ए टू पी, और ये हो जाएगा बी बाहर इंटीग्रल डी एल फ्रॉम ए टू पी, तो एक तरह से बी टाइम्स एल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी टाइम्स एल, और ये सब 0, चूंकि बी इधर और डी एल इधर 90 डिग्री पर, बाहर में बी ही 0, इसमें बी और डी एल 90 डिग्री पर, तो ये तीनों 0, ये इन दोनों के 90 डिग्री होने के कारण यहां से यहां तक डॉट प्रोडक्ट 0, और इसके बाहर तो बी ही 0 है। सेम वही लॉजिक इसके साथ, और ये बाहर में तो बी ही 0 है, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो +0 +0 +0 मीन्स बी टाइम्स एल। और अब अगर हम लोग एम्पियर्स लॉ लगा दें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल बी डॉट डी एल ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू व्हाट, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। अब जरा देखिए, हम लोगों ने ऐसा रेक्टेंगुलर लूप लिया है ना क्लोज पाथ के रूप में, और हर टर्न उसको एक बार क्रॉस कर रहा है, हर टर्न का करंट उसके द्वारा इनक्लोज्ड एरिया को एक बार क्रॉस कर रहा है सेम डायरेक्शन में। इस टर्न का करंट इधर से इधर आएगा, इस टर्न का करंट इधर से इधर आएगा, इस टर्न का करंट इधर से इधर आएगा, इसका करंट इधर से इधर आएगा। हर टर्न का करंट उस रेक्टेंगुलर लूप के द्वारा इनक्लोज्ड एरिया को एक बार क्रॉस कर रहा है। तो एक टर्न में आई करंट और यूनिट लेंथ में एन टर्न, एल लेंथ लिए हैं, तो टोटल एन टाइम्स एल टर्न्स, और हर टर्न में आई करंट, तो टोटल कितना करंट उसके द्वारा इनक्लोज्ड एरिया को क्रॉस कर रहा है, एन एल आई। तो म्यू नॉट टाइम्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स एन एल आई, एल एंड एल कैंसिल्स आउट, सो बी इज म्यू नॉट एन आई। ये लॉन्ग सोलेनॉइड के एक्सिस पर के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। लॉन्ग सोलेनॉइड के एक्सिस पर के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। ऐसे लॉन्ग सोलेनॉइड के एक्सिस पर के पॉइंट पर जिसके पर यूनिट लेंथ में एन टर्न्स हैं और जो आई करंट कैरी कर रहा है।
अगर इस सोलेनॉइड को, ये जो सोलेनॉइड था, इसको ऐसा मोड़ करके और सर्कुलर बना दें, उसके दोनों एंड्स को एक जगह मिला दें, ऐसे सर्कुलर बना दें, तो इसको कहते हैं टॉरॉयड। अगर इसके दोनों एंड्स को मोड़ करके और ऐसा सर्कल बना दें, देन इट इज कॉल्ड टॉरॉयड। तो टॉरॉयड सोलेनॉइड से ही बना है, तो बाद बाकी सारी चीजें तो एक जैसी ही रहेंगी। तो टॉरॉयड के एक्सिस पर भी सोलेनॉइड के दोनों एंड को मोड़ के एक सर्कल जैसा बना दिए, तो अब सोलेनॉइड जो था वो ऐसा कुछ हो जाएगा, एंड दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड टॉरॉयड। तो इस टॉरॉयड के एक्सिस के पॉइंट पर का भी मैग्नेटिक फील्ड वही हो जाएगा म्यू नॉट NI। तो लॉन्ग सोलेनॉइड के एक्सिस पर का पॉइंट हो या टॉरॉयड के एक्सिस पर का पॉइंट हो, इसके केस में भी मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन वही रहेगा म्यू नॉट NI। तो एम्पियर सर्किटल लॉ यूजुअली हम वहां लगाया करते हैं जहां इनफाइनाइट डायमेंशन का करंट होता है, सो दैट कि वहां ये आर्गुमेंट किया जा सके कि जिस पॉइंट पर उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट के अबाउट उस करंट को सिमेट्री है, करंट सिमेट्रिकल है, सो दैट कि उस करंट के अराउंड अगर कोई क्लोज्ड पाथ इमेजिन करे तो ऐसा क्लोज्ड पाथ इमेजिन किया जा सके जिसका हर पॉइंट गिवन करंट के लिए एक जैसा हो और उसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो, सो दैट कि उस क्लोज्ड पाथ के साथ इंटीग्रल B.dl ओवर द क्लोज्ड पाथ निकालना आसान हो। तो ऐसे केसेस में एम्पियर्स लॉ लगा करके हम आसानी से मैग्नेटिक फील्ड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जहां इनफाइनाइट डायमेंशन का करंट नहीं हो, फाइनाइट डायमेंशन का करंट हो, और उस करंट के कारण जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं उस पॉइंट के अबाउट उस करंट डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्री नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो वैसे केसेस में एम्पियर्स लॉ लगाना एडवाइजेबल नहीं होता है। तो वैसे केसेस में एक जनरलाइज्ड लॉ हम लोग लगाते हैं जिसको बायट सावर्ट्स लॉ कहते हैं। तो ये बायट सावर्ट्स लॉ क्या है, और बायट सावर्ट्स लॉ लगा करके डिफरेंट टाइप के करंट के कारण उसके नजदीक के पॉइंट पर का मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे निकालते हैं, इसकी बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।